So welcome all of you. Today is our topic class 9th. आज क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं क्लास 9th में, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए आप। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हेमिस्फीयर इंडियाज लाई। इंडिया किस हेमिस्फीयर में? देखिए पूरी हर अर्थ में दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक नॉर्थर्न एक साउथर्न। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, किस साइड में आता है पूरी अर्थ के राउंड शेप में, नॉर्थ साइड या साउथ साइड। तो इसका आंसर होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। दूसरा है, नेम द टू सी लोकेटेड अराउंड इंडिया। कोई भी दो सी का नाम बताना है, समुद्र का नाम बताना है जो इंडिया के पास में स्थित हैं। कोई से भी दो समुद्र, तो आप बता सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। वैसे तो इंडिया तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट साइड अरेबियन सी है, ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल है, और अगर अपन साउथर्न साइड की बात करते हैं तो वहां पे इंडियन ओशन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो सी का नाम बताना है, तो अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल या इनमें से कोई एक की जगह आप इंडियन ओशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंडिया की टोटल लैंड फ्रंटियर कितनी है? तो इसका आंसर आएगा 15,200। ये लैंड फ्रंटियर की बात कर रहा है। टोटल लैंड बॉर्डर जो है वो कितनी है? लैंड बॉर्डर मतलब जमीन की जो बॉर्डर है वो टोटल कितनी है? एक जमीन की बॉर्डर होती है और एक कोस्टल बॉर्डर होती है। तो ये जमीन की बॉर्डर की बात कर रहा है, तो 15,200 जमीनी बॉर्डर है इसकी। नेक्स्ट है, दी हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। देखिए दो घाट होते हैं, एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट। तो कुछ कह सकते हैं जो पीक होती हैं वो वेस्टर्न घाट में होती हैं और कुछ ईस्टर्न घाट में। यहाँ पूछ रहा है कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कितनी है, मतलब हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है। मतलब ईस्टर्न घाट में बहुत सी कह सकते हैं चोटियां हैं। चोटियां मतलब पर्वतमाला हैं। तो उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचाई किसकी है? खासी की, महेंद्रगिरी की, अनाईमुदी की, हिमाचल की। तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड इज रिफर टू एज। एक जमीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे इंडिया बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन से तीन तरफ से घिरा हुआ है, पूरी तरीके से बाउंडेड है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं, आइसलैंड कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं, नॉन ऑफ एवो। तो हम इसको कहते हैं पेनिनसुला। यानी इंडिया को हम पेनिनसुला भी कह सकते हैं, और वो हर कंट्री पेनिनसुला कहलाएगी जिसके थ्री साइड ओशन है या तीन तरफ से वो पानी से घिरी हुई है, तीन तरफ पानी आता है या समुद्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मच सुइटेबल फॉर द राइस क्रॉप्स। मतलब कौन सी मिट्टी चावल की क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल होती है, या जो चावल है वो किस मिट्टी में सबसे ज्यादा कह सकते हैं चावल का प्रोडक्शन होता है? ब्लैक में, रेड में, खादर में, बांगर में। तो इनसे आंसर होगा रेड में। जो रेड मिट्टी होती है, लाल मिट्टी जो होती है, उसमें चावल की जो फसल होती है, वो चावल की जो क्रॉप्स होती है उसका प्रोडक्शन बिल्कुल हाईएस्ट होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लाल मिट्टी है। द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू। तो जो नॉर्थर्न प्लेन है, जो नॉर्थ का मैदान है, प्लेन्स मतलब मैदान कह सकते हैं हम इसको, जो सीधी जमीन होती है, तो उसको कितने पार्टों में डिवाइड किया गया? 2 में, 4 में, 3 में, 5 में। तो इसका आंसर होगा 3 में। 3 पार्ट में नॉर्थर्न प्लेन्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। हमने या कह सकते हैं फिजिकली उसको जो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर टू एज। जो वेस्टर्न कोस्टल, देखिए एक वेस्टर्न कोस्टल बॉर्डर मतलब इंडिया के वेस्टर्न साइड जो अरेबियन सी है, तो उससे जो बॉर्डर टच हो रही है इंडिया की वो वेस्टर्न कोस्टल बॉर्डर कहलाएगी, और जो ईस्टर्न साइड में वो ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर कहलाएगी। तो गोवा वेस्टर्न साइड में, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है, मतलब जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है हमारी, जो समुद्र की बॉर्डर है, उसमें साउथ ऑफ गोवा, गोवा को जो साउथर्न पार्ट कहलाता है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं, कन्नड़ कहते हैं, या कोंकण कहते हैं, या खासी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा कन्नड़। जो गोवा का साउथर्न पार्ट है जो अरेबियन सी से टच हो रहा है उसको कन्नड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। उन कंट्रियों का नाम बताना है उस कंट्री का जो इंडिया से बड़ी है, मतलब एरिया वाइज बड़ी है, क्षेत्रफल में इंडिया से बड़ी होगी, तो लार्जर देन इंडिया।
कनाडा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो इसमें देखिए श्रीलंका भी इंडिया से छोटा है, भूटान भी है और नेपाल भी है। तीनों कंट्री इंडिया से एरिया वाइज छोटी हैं, तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद, इसलिए कनाडा इंडिया से बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेयर इज बस्ताइल फोर्ट लोकेटेड। बस्ताइल का फोर्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है या कहाँ पे लोकेटेड था, क्योंकि अब तो नहीं है बस्ताइल का फोर्ट। ये फ्रांस में था और उसको लोगों ने वहां पे तोड़ दिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय। इसकी एक एक ईंट निकाल के लोगों ने मार्केट में सेल कर दी थी। तो आज तो इसका नामो निशान नहीं मिलेगा, इसलिए यह है बस्ताइल का फोर्ट जो कहाँ था, तो ये फ्रांस में था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वहां के आम पब्लिक ने पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया था। विच रूलर कैम टू पावर इन फ्रांस 1774। रूलर जो मतलब फ्रांस में 1774 में कौन सा रूलर पावर में आया था, कौन सा राजा बना था 1774 में फ्रांस में। अशोक, अकबर, लुई 16, जार। तो इसका आंसर आएगा लुई 16, जिसके बारे में हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो लुई 16 फ्रांस का किंग बना था 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ अवर डेमोक्रेटिक राइट्स। हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स कौन सा है, लोकतांत्रिक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट, उनमें से एक, ये जो 4 दिए हुए इनमें से कौन सा है। राइट टू फाइट, क्या लड़ना हमारा फंडामेंटल राइट से। राइट टू वोट, राइट टू कंप्लेंट, क्या एक दूसरे की शिकायत करना है। या राइट टू स्ट्राइक, किसी भी तरह की हड़ताल या कह सकते हैं सड़कों को जाम कर लेना हमारे डेमोक्रेटिक राइट है। तो राइट टू वोट है इसका आंसर, क्योंकि वोट डालना हमारा डेमोक्रेटिक राइट से। हम हमारी सरकार खुद डिस्कस कर चुन सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रशिया डिफीटेड बाय जापान इन। रशिया और जापान का जो वार हुआ था उसमें रशिया पूरी तरीके से हार चुका था। तो वो कौन सी ईयर में रशिया जापान से हार गया था पूरी तरीके से। 1233, 1999, 1987 या 1905। इसका आंसर आएगा 1905 में, जब रशिया और जापान का वार हुआ था तब रशिया पूरी तरीके से जापान से बहुत बुरी तरीके से हार चुका था, डिफीटेड बाय जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट। जो रशिया की पार्लियामेंट बनाई गई थी रशियन रिवॉल्यूशन के समय, उसको किस नाम से जाना जाता था। कुल्क, ड्यूमा, फम्स या कॉमन हाउस। तो इसको कहा जाता था ड्यूमा। रशिया के पार्लियामेंट को आज भी ड्यूमा कहते हैं और उस समय भी ड्यूमा कहा जाता था जब रशियन, और इसको स्टेब्लिश किया गया था रशियन रिवॉल्यूशन के समय। तो इसका आंसर होगा ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ रशिया। अब रशिया का किंग कौन था। तो लुई 16 था, नेपोलियन था, जार निकोलस था, लेनिन था। तो देखिए रशिया का किंग जार निकोलस था। ये लास्ट किंग था रशिया का, जिसको हटा दिया था पूरी तरीके से, मोनार्की रूल वहां पे एबोलिश कर दिया गया था। तो ये जार निकोलस जो था वो रशिया का किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में क्रांति हुई थी अपनी आज़ादी की डिमांड के लिए, अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, वो कौन से ईयर में हुई थी। 1788, 1787, 1789 या 1790। तो ये स्टार्ट हुई थी 1789 में रशिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास। तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, मतलब यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि इंडिया का टोटल क्षेत्रफल कितना है, कितनी पूरी अर्थ पे उसने कितना एरिया घेर रखा है, इसको कह सकते हैं कितने बड़े पार्ट पे इंडिया है। तो व्हाट इज द टोटल एरिया की बात चल रही है। इसके पहले लैंड फ्रंटियर की बात चल रही थी, वो अलग था। ये टोटल एरिया की बात चल रही है। इसमें उस क्वेश्चन में हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से देख लेने। ये टोटल एरिया की बात चल रही है। लैंड मास का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन, 4.67 मिलियन, 3.67 मिलियन, 1.23 मिलियन। इसका आंसर होगा 3.28 मिलियन। ये इसका टोटल एरिया है, ये क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल कौन सी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, असम, गुजरात। तो ये अच्छे तरह से सब जानते हैं कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ये राजधानी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज गंगा लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्या गंगा लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की लेंथ में, लंबाई में। तो नो, कांट से, कह नहीं सकते। यस, बिल्कुल है। आई हैव डाउट, मुझे डाउट है। तो इसका आंसर आएगा यस, बिल्कुल इंडिया की लार्जेस्ट रिवर गंगा है। जो पूरी तरीके से यहाँ पे बात चल रही है कि इंडिया में ही उसका कह सकते हैं ओरिजिन भी इंडिया में होता हो और पूरी तरीके से वो खत्म भी इंडिया में होती हो। तो गंगा ही लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया कौन से नंबर के लार्जेस्ट कंट्री, जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री तो रशिया है, सेकंड कनाडा है। तो इंडिया का कौन सा कह सकते हैं नंबर आता है इसमें, सेकंड, थर्ड, सेवंथ, फोर्थ। तो इसमें आएगा सेवंथ। इंडिया इज सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है।
फिर आएगा नेक्स्ट, इन विच ईयर स्विस कैनाल ओपन, जो स्विस कैनल थी मतलब स्वेज नहर थी वो किस साल में ओपन कर दी गई थी बड़े बड़े शिपों को आने जाने के लिए। ये स्विस जो नहर थी एक तरह से जिसमें बड़े बड़े शिप चलते थे और अलग अलग कंट्रियों का उन शिपों के थ्रू बिजनेस हुआ करता था, तो किस ईयर में उसको ओपन किया था? 1899, 1869, 1865 या 1845 इसको ओपन किया था। 1869 में पूरी तरीके से इस स्विस कैनाल को गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया गया था कि हाँ अब इसमें बड़े बड़े शिप आ जा सकते हैं और जो भी कंट्रियां यहाँ पे उन शिपों के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकती हैं, सामान लाना ले जाना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मतलब कर्क रेखा जो हमारी अर्थ पे है वो किस कह सकते हैं जगह से नहीं निकलती है, किस स्टेट से नहीं गुजरती है? राजस्थान से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से या बिहार से? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा से। उड़ीसा से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा है वो नहीं निकलती है, नहीं गुजरती है। बाकी बिहार, त्रिपुरा और राजस्थान से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लेग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिस्टेंस कितना रहता है? मतलब यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सनराइज होता है वो गुजरात से कितने घंटे पहले हो जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सुबह जल्दी होगी और गुजरात में सबसे लास्ट में होगी। ये हमारे अर्थ के रोटेशन पे डिपेंड करता है कि गुजरात अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखेगा और गुजरात में सबसे लास्ट में। तो कितने घंटे बाद दिखता है? दो, तो 2, 3, 8 या 1। तो इसमें आएगा 2 हर्स। दोनों के बीच में जो टाइम डिस्टेंस है वो 2 हर्स का है, 2 घंटे का है कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले ही हो जाता है गुजरात के अकॉर्डिंग। सॉरी, अगेंस्ट ऑफ गुजरात। विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्याचल रेंज? कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठार अरावली और विंध्याचल रेंज के बीच में है? डेक्कन का, मालवा का, पेनिनसुला का, या शिवालिक का? तो इसमें आंसर आएगा मालवा का जो प्लेट्यू है, पठार है, वो अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल जो रेंज है उसके बीच में है, मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू, अब फ्रेंच की सोसाइटी थी जो फ्रांस का समाज था वो कितने पार्टों में डिवाइड था? 1, 2, 3, 4। तो ये डिवाइड था 3 पार्ट में। ये थे 3 पार्ट, एक तो क्लर्जी थे, एक नोबिलिटीज थे और थर्ड थे मिडिल क्लास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनी? फ्रांस में पूरी तरीके से स्लेवरी कब एबोलिश कर दी गई थी? ये स्लेवरी मतलब एक तरह से होता है कि लोगों को अपना गुलाम बना के रखना, लोगों को अपना दास बना लेना। ये एंशियंट टाइम में बहुत चलती थी। जब भी कोई राजा किसी दूसरी जगह पर अटैक करता था तो वहां पे जिन लोगों को वो जीत जाता था, जिन जगहों को, वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेता था। तो फ्रांस में भी ये होता था। तो फ्रांस में इसको पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया था। कब करा था कि नहीं भी आप कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बनाएगा? 1867 में, 1848 में, 1879 में या 1888 में? तो फाइनली 1848 में इसको एबोलिश कर दिया था फ्रांस में कि अब कोई किसी को अपना गुलाम नहीं बना सकता। इसी तरह से इंडिया में भी एक आर्टिकल है जिसमें साफ है कि कोई किसी को अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 में राइट टू एक्सप्लॉइटेशन दिया हुआ है कि आप किसी का भी बिजनेस नहीं कर सकते, ना किसी को अपना गुलाम बना के रख सकते। वो तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द किंग आफ्टर फिनिश फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पूरी तरीके से खत्म हो गया था तो उसके बाद में फ्रांस का किंग कौन बना था? जार निकोलस थे, अशोक था, नेपोलियन था, लुई 16 था? तो इसमें था नेपोलियन, जो कह सकते हैं फ्रांस की लड़ाई का हीरो था और उस लड़ाई में विक्ट्री के बाद ही यही वहां का कह सकते हैं फाइनली रूलर बन गया था नेपोलियन। नेक्स्ट, नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन, तो नेपोलियन ने वापस स्लेवरी स्टार्ट कर दी थी कब? 1876 में, 1234 में, 1803 या 1804 में? तो नेपोलियन ने वापस स्लेवरी वापस कहा था लोगों को अपना गुलाम बना के रखो। तो कब स्टार्ट कर दी थी? 1804 में। देखिए नेपोलियन ने 1804 के पहले भी एक बार स्लेवरी पूरी तरीके से एबोलिश कर दी गई थी, लेकिन नेपोलियन ने इसको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फाइनली 1804 में नेपोलियन ने स्टार्ट करा था, लेकिन पूरी तरीके से 1848 में फ्रांस में फाइनली स्लेवरी को, जो दास प्रथा थी या लोगों को अपना गुलाम बना के रखना, इसको पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया था वहां पे। विच ऑफ दीज अवर फंडामेंटल राइट्स, इनमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट्स है? राइट टू फाइट, राइट टू वोट, राइट टू आस्क एवरीथिंग, राइट टू स्ट्राइक। ये शायद क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो रहा है। ये राइट टू वोट ही हमारा फंडामेंटल राइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल क्लियरली मेंशन राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। देखिए उसी राइट टू एक्सप्लॉइटेशन की मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें आप कभी भी किसी का बिजनेस नहीं कर सकते, ह्यूमन बिजनेस नहीं हो सकता, आप किसी लड़की को खरीदना बेचना नहीं कर सकते, आप किसी लड़के को किसी को दूसरे को बेच नहीं कर सकते। और यह आर्टिकल ये भी है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में काम नहीं करेंगे, उनको राइट टू एजुकेशन है, उनको पढ़ने का अधिकार है, ना कि काम करने का। तो ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल हमारा है 23 आर्टिकल में ही पूरी तरीके से ये सब चीजें मेंशन है, और अगर ऐसा कहीं होता है तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। कैपिटल ऑफ फ्रांस मतलब फ्रांस की कैपिटल क्या थी या कैपिटल क्या है? लंदन है, मॉस्को है, पेरिस है या रशिया है? तो पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। नेक्स्ट, इन विच कंट्री बस्टाइल फोर्ट वाज सिचुएटेड। किस कंट्री में बस्टाइल का फोर्ट है? ये भी रिपीट हो रहा है शायद क्वेश्चन। रशिया, इंडिया, फ्रांस, चाइना। तो फ्रांस में ही, ये भी हमने पढ़ा कि बस्टाइल का फोर्ट था जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन इंडिया। किस ईयर के पहले सारी पॉलिटिकल पार्टियां रशिया में इलीगल थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना नहीं सकता था? 1912 के पहले, 1913, 1997 या 1914? तो 1914 इसका आंसर होगा, क्योंकि 1914 के पहले रशिया में मोनार्की रूल था, पूरी तरीके से राजा ही रूल करता था, और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरे अगेंस्ट कोई भी पार्टी बने या कोई भी मेरे अगेंस्ट किसी भी तरह का रिवोल्ट करे, किसी भी तरह की क्रांति करे। तो 1914 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1987, 1910, 1914, 1956? इसका आंसर होगा 1914 में। 1914 इसका आंसर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, और एक सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। तो 2 वर्ल्ड वॉर अब तक हो चुके हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिर चुकी है। तो फर्स्ट जो था 1914 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज लार्जर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? फ्रांस है, रशिया, इंडिया, अमेरिका है? देखिए रशिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, ये रशिया इसका आंसर होगा। एरिया वाइज, एरिया की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द नॉर्थन प्लेन्स सिचुएटेड इन। नॉर्थन प्लेन्स कहाँ स्थित है? जो नॉर्थन प्लेन्स जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया? तो देखिए इसका आंसर होगा नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, तभी इसको नॉर्थन प्लेन कहते हैं। तो ये इंडिया के नॉर्थन पार्ट में है, यानी उत्तर की तरफ है, तो इसको नॉर्थन प्लेन कहेंगे क्योंकि नॉर्थ की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मच सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सॉइल बहुत ज्यादा सुइटेबल है? इसके पहले क्वेश्चन था कि राइस के लिए कौन सी सॉइल सुइटेबल है। तो राइस के लिए तो रेड सॉइल, देखिए राइस, RIAC, रेड, और रेड, आर से राइस और आर से रेड, वो उसके लिए सुइटेबल है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए, किसी भी क्रॉप्स की एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज्यादा सुइटेबल होती है? रेड होती है, खादर होती है, बांगर होती है, डेजर्ट होती है? तो इसका आंसर होगा खादर। खादर एक सॉइल होती है जो एलओएल सॉइल का एक पार्ट होती है। वो किसी भी तरह की, अगर आपको क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो खादर मिट्टी में कर दीजिए, उसका प्रोडक्शन काफी अच्छा आएगा। तो खादर सॉइल तो सभी कह सकते हैं क्रॉप्स के लिए सुइटेबल होती है। तो लेकिन जो रेट की जब बात करी थी वो सिर्फ राइस के लिए सुइटेबल होती है, इसलिए इसका आंसर रेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक। जो शिवालिक है उसकी एवरेज हाइट कितनी है? देखिए हिमालय का सबसे निचला, जो सबसे ज्यादा जो नीचे का पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट होता है, वो शिवालिक कहलाता है। तो उसकी एवरेज हाइट पूछना है इसमें, 900 to 1100, 500, 1100, 300 to 600। तो इसका पूछ रहे हैं सबसे लोएस्ट जो पार्ट है शिवालिक, उसकी हाइट कितनी है? तो 900 to 1100 इसकी टोटल हाइट है, ऊंचाई मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नोन एज नेफा। नेफा किस स्टेट को कहा जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अरुणाचल प्रदेश को कहते थे, असम को कहते थे, वेस्ट बंगाल को या गुजरात को? इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश को। पहले नेफा भी कहते थे, और ये नेफा नाम ब्रिटिशों ने इसका रखा था अरुणाचल प्रदेश का, जिसको वो कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये ब्रिटिशों के टाइम चलता था, आज ये अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेरो चैनल ऑफ सी सेपरेटिंग टू लैंड मास इज कॉल्ड। मतलब एक नेरो चैनल ऑफ सी, समुद्र का एक जो कह सकते हैं सकरा जो पार्ट होता है, वो 2 जमीन के टुकड़ों को अलग कर देता है, उसको क्या कहते हैं? मतलब समुद्र के बीच में बहुत से ऐसे सकरे पार्ट होते हैं जो 2 जमीन के टुकड़ों को अलग कर देते हैं। तो कोस्ट लाइन कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, बे कहते हैं।
तो इसको स्ट्रेट कहते हैं। ये देखकर ही पिक में आपको समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आप समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। तो इसको याद रख लीजिए, स्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ सरफेस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब अर्थ का जो सरफेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनके बीच के पार्ट को क्या कहते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। तो ट्रॉपिकल आइसलैंड, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल अर्थ या पेनिनसुला। तो इसका आंसर होगा ट्रॉपिकल जोन। अर्थ के बिल्कुल बीच वाले पार्ट को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड रशियन रिवॉल्यूशन बिगन? रशिया का रिवॉल्यूशन कब शुरू हुआ था? इसके पहले फ्रांस के रिवॉल्यूशन की बात कर रही थी जो 1789 में हुआ था, और जो रशिया का रिवॉल्यूशन था वो कब हुआ था? 1917 में, 1709 में, 1986 में या 1916 में? तो जो रशिया का रिवॉल्यूशन था वो 1917 में स्टार्ट हुआ था, और इसी के बाद पूरी तरीके से वहां पे मोनार्की रूल एबोलिश कर दिया गया था। जार निकोलस को सत्ता से या पावर से हटा दिया था, और वहां पे एक कह सकते कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेट जनरल? स्टेट जनरल क्या थी? ये पॉलिटिकल स्टेट जनरल एक तरह की पार्लियामेंट थी, तो क्या थी मेन, क्या कह सकते हैं हम? ये पॉलिटिकल साइंस है या सोशल मीडिया है या पॉलिटिकल पार्टीज है या पॉलिटिकल बॉडी है? बॉडी। तो इसका आंसर होगा एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो फ्रांस में स्टेब्लिश की गई थी, ये स्टेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड लुई 16 मैरिड? हुम डिड लुई 16 मैरिड? लुई 16 की मेरी किससे हुई थी, शादी किससे हुई थी, उसका नाम क्या था? एंटोनियट, जारीना, विक्टोरिया या अलेक्जेंड्रिया? तो लुई 16 की जो शादी हुई थी एंटोनियट से हुई थी। इसको एस्टोनिया भी बोला जाता था, जो कि ऑस्ट्रिया के किंग की लड़की थी, डॉटर थी, उनकी लुई 16 से मैरी हो गई थी। और जब वहां पर रिवॉल्यूशन हुआ था तो लुई 16 वहीं भागना चाह रहे थे लेकिन पकड़ा गए थे, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज कॉमन एनिमी ऑफ फ्रांस एंड अमेरिका? हु वाज कॉमन एनिमी फ्रांस एंड अमेरिका? फ्रांस और अमेरिका का कॉमन एनिमी, कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटिश थे, इंडिया थे, कोलंबियन थे, नेपाली थे? तो जो फ्रांस और अमेरिका के कॉमन दुश्मन थे, कॉमन एनिमी एक टाइम पे हुआ करते थे, वो थे ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिशों ने कहीं ना कहीं फ्रांस पे भी अटैक करा था और अमेरिका को उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखा था, और फ्रांस को भी पूरी तरीके से वो जीत गए थे। तो दोनों ही कंडीशन में जो ब्रिटिश थे ना, वो फ्रांस के भी एनिमी थे और अमेरिका के भी एनिमी थे, दुश्मन थे। इसका ब्रिटिश आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड इन दिस सेंटर बिटवीन ईस्ट एशिया एंड इंडिया, कहां स्थित है? ईस्ट एशिया और साउथ या साउथ ईस्ट, वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट? तो इंडिया जो स्थित है वो पूरी तरीके से सेंटर में है, एक ईस्ट एशिया और एक वेस्ट एशिया के। मैप में इसको देख के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की बात चल रही है। इंडिया कहाँ है? तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंटर में, बीच में स्थित है, बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर 1911? 1911 के पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी? देखिए, तो मुंबई थी, कोलकाता थी, भोपाल थी, दिल्ली थी। तो इसका आंसर आएगा कोलकाता। 1911 के पहले इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी, और फाइनली 1911 में ही ये कोलकाता को इंडिया की कैपिटल से हटा दिया था और दिल्ली को एस्टेब्लिश करा था कि आज से दिल्ली इंडिया की कैपिटल रहेगी। तो ये क्वेश्चन ये है कि 1911 के पहले इंडिया की कैपिटल क्या थी? तो ये कोलकाता थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया, दिल्ली बिकेम कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अगर 1911 के पहले दिल्ली इंडिया की कैपिटल थी, कोलकाता इंडिया की कैपिटल थी, तो दिल्ली कब इंडिया की कैपिटल बनी है? तो ये बनी है 1911 में। 1947, 1978, 1911, 1912। तो 1911 में ही दिल्ली इंडिया की कैपिटल बन गई थी, और इसके पहले कोलकाता थी, ये याद रख लेना आप। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन दी वर्ल्ड? दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 5 है, 4 है, 7 है, 6 है? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 7 कॉन्टिनेंट है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन दी वर्ल्ड, और इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट में एक तो ऐसा है जो अंटार्कटिका पूरी तरीके से आइस है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से 6 कॉन्टिनेंटों में बिखरी हुई है, 6 कॉन्टिनेंटों में रहते हैं, और हमारा जो इंडिया वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ इंडिया एमोंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो पूरी दुनिया में साइज क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, 2 है? तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया।
ये 7 इसका साइज है। हु वाज लेनिन? लेनिन कौन थे? द लीडर ऑफ मेंशविक, द लीडर ऑफ बोल्शविक, द लीडर ऑफ रशियन पार्लियामेंट, द लीडर ऑफ फ्रांस। तो देखिए इसका आंसर होगा लेनिन बोल्शविकों के लीडर थे। जो रशिया में दो तरह के थॉट के लोग थे। मेंशविकों का कहना था कि पूरे रशिया में मोनार्की रूल एबोलिशन होने के बारे में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। बोल्शविकों का कहना यह था नहीं, कम्युनिज्म की फिलॉसफी को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो थे ना लेनिन, फाइनली जिनकी लीडरशिप में रशिया का रिवॉल्यूशन सक्सेस हुआ था, ये बोल्शविकों के लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1912 में, 1943 में, 1939 में या 1944 में? तो इसका आंसर आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 में। दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, एक 1914 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1939 में। और ये जो सेकेंड हुआ था इसी में हिटलर का बहुत बड़ा रोल था और हिटलर के कारण ही ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी की जिद के कारण। नेक्स्ट, हु डिक्लेयर द लैंड सोशल प्रॉपर्टी? किसने डिक्लेयर कर दिया था कि जो जमीन है वो सबकी प्रॉपर्टी है, किसी एक का उस पर राइट्स नहीं रहेगा? ये रशियन रिवॉल्यूशन के समय डिक्लेयर किया गया था। जार ने किया था, लेनिन ने किया था, स्टेलिन ने किया था, नेपोलियन ने किया था। देखिए बहुत बड़ा स्टेप था जो कि लेनिन ने लिया था और लेनिन ने साफ कह दिया था कि ये जो लैंड है, जो जमीन है, जिस पर कुछ लोग अपना अधिकार जमा के बैठ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास इतनी जमीन है, कुछ कहते हैं मेरे पास उतनी जमीन है, तो भैया लैंड किसी की नहीं, उन्होंने साफ बोला था लैंड सबकी है। और पूरी तरीके से उन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। मतलब जिसके पास उस समय जितनी भी लैंड हुआ करती थी उनको सबसे छीन लिया था और उनको सब में बराबरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था अब सही मायने में इक्वलिटी स्टेब्लिश हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? देखिए जर्मनी भी दो पार्टों में डिवाइड था। जैसे आज हमारे को आज़ादी के समय जब हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे तब ब्रिटिशों ने इंडिया को दो पार्टों में डिवाइड करा था, इंडिया और पाकिस्तान में। उसी तरीके से कभी जर्मनी भी दो पार्टों में डिवाइड था, एक ईस्टर्न जर्मनी था और एक वेस्टर्न जर्मनी था। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी को फाइनली किसने यूनिफाइड कर दिया था या उसका यूनिफिकेशन किया था? तो इसका आंसर बिस्मार्क आएगा। इसको बिस्मार्क भी बोलते हैं कि ये हीरो था जर्मनी के यूनिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनार्की वाज फाइनली ब्रॉट डाउन इन रशिया। मतलब मोनार्की जो रूल था वो फाइनली कब खत्म हो गया था रशिया से? 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1956 में? तो देखिए इसका आंसर होगा 1917 में रशिया से पूरी तरीके से मोनार्की रूल एबोलिश कर दिया गया था, खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले सुपर पावर कौन सी कंट्री थी वर्ल्ड की? फ्रांस था, इंडिया था, अमेरिका था, ब्रिटेन था? इसका आंसर आएगा ब्रिटेन। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले ब्रिटेन वर्ल्ड की सुपर पावर थी और इसी ने कह सकते हैं हमारी इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना के रखा था, अमेरिका को भी बना के रखा था, फ्रांस को, कई तरह की कंट्रियों को अपनी कॉलोनी बना के इनने रखा था और सभी कंट्रियों पे इनका अधिकार था और ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये सुपर पावर थे, इसलिए तो इन्होंने ये सब किया था। हालांकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में इनको इकोनॉमी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और उसके बाद ही इन्होंने अलग अलग कंट्री को इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ये सुपर पावर नहीं रहे थे। इन विच ईयर रशियन फाउट वॉर विथ चाइना। देखिए रशिया का एक वॉर चाइना के साथ भी हुआ है। ये वही पूछ रहा है कि किस साल में रशिया और चाइना का वॉर हुआ है। हालांकि दोनों के अच्छे रिलेशन हैं शुरू से ही, लेकिन कुछ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर एक रशिया और चाइना का वॉर भी हुआ था। कब हुआ था? 1944 में, 1956 में, 1969 में, 1906 में। तो ये याद रख लेना 1969 में एक रशिया और चाइना का भी वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ 1793 टू 1794 इज कॉल्ड दी। तो जो पीरियड था 1793 से लेकर 1794 तक का, उसको क्या कहा जाता था? द रीजन ऑफ टेरर, द रीजन ऑफ फ्रांस, द रीजन ऑफ पीस, द रीजन ऑफ फाइटिंग। तो इसको कहा जाता था रीजन ऑफ टेरर या टाइम ऑफ टेरर भी कह सकते हैं इसको, कि जब मैक्सिमिलियन द रोबेस्पियर था जिसने हजारों लोगों को मार दिया था। तो ये फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय हुआ था जब मैक्सिमिलियन द रोबेस्पियर के पास पूरी पावर आ गई थी, तो उसने हजारों लोगों को मार दिया था। तो लोग बहुत डर रहे थे उस समय, इसलिए ये
टेरर का टाइम कहा गया था कि रीजन ऑफ टेरर या टाइम ऑफ टेरर, इसको एक पीरियड ऑफ टेरर भी कहते हैं, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्शलाइज। मार्शलाइज क्या था? नेशनल एंथम ऑफ ब्रिटेन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, नेशनल एंथम ऑफ कोरिया, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये क्या था मार्शलाइज? देखिए इंडिया का नेशनल एंथम क्या है? इंडिया का नेशनल एंथम तो जनगण मन है ना, तो इसी तरह से हर कंट्रियों का भी एक नेशनल एंथम होता है, तो यही पूछ रहा है मार्शलाइज का था, तो ये नेशनल एंथम था फ्रांस का। ये आंसर आएगा नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस का। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ही इसको कह सकते हैं पूरी तरीके से लिखा गया था, और वहां पे फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन चलता था तब हजारों लोग सड़कों पे इस कह सकते हैं इनके नेशनल एंथम को गाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कॉन्टिनेंट इज फ्रांस। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में? तो जो फ्रांस है जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला जिसको कहते हैं, कहाँ है हाईएस्ट माउंटेन रेंज? रॉकी है, एवरेस्ट है, माउंट मेकाल है, या नंदा देवी है? तो ये तो सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट रेंज है, तो इसमें एवरेस्ट आएगा। तो एवरेस्ट बोल दो या माउंट एवरेस्ट बोल दो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन डेजर्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द, जो इंडिया का डेजर्ट है वो कहाँ पे फैला हुआ है? लाइज मतलब फैला हुआ है टू वेस्ट ऑफ द कुमायूं हिल्स, अरावली हिल्स, गढ़वाल हिल्स, या मालवा हिल्स। ये पहाड़ी हिल्स मतलब पहाड़ी, कुमायूं की पहाड़ी तक, अरावली की पहाड़ी तक, गढ़वाल पहाड़ी तक, या मालवा की पहाड़ी तक? तो इसका आंसर आएगा अरावली की पहाड़ी तक, जो इंडियन का डेजर्ट है वहां तक फैला हुआ है। इसको भी मैप में समझ में आएगा अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट व्हाट इज दी पालघाट भोरघाट। वेयर इज पालघाट भोरघाट? तो पालघाट भोरघाट कहाँ है? ईस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थर्न घाट में, या साउथर्न घाट में? तो पालघाट जो बोरघाट है वो पूरी तरीके से वेस्टर्न घाट में। मैंने इसके पहले भी बताया दो तरह के घाट हैं, एक ईस्टर्न घाट एक वेस्टर्न घाट, और जो पालघाट भोरघाट है ये वेस्टर्न घाट में है। ये एक तरह के दर्रे हैं, पासेस कहते हैं इनको, जहां दो किसी भी एक पहाड़ी के बीच में जो निकलने का एक रास्ता रहता है, जो ऊपर से भी पहाड़ होता है आसपास से भी पहाड़ होता है, बस नीचे का पार्ट बन जाता है, उसको ही एक घाट कहते हैं। और ये पालघाट भोरघाट वही है जिन घाटों में से होके निकल जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वेस्टर्न घाट में है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अनाईमुदी। अनाईमुदी की हाईएस्ट पीक की ऊंचाई कितनी है? जो अनाईमुदी जो एक कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला है या पर्वत चोटी है, इसकी हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है? 1345, 200, 2367, 2694, या 2695? तो इसका आंसर आएगा 2695, इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नैरो गैप ऑफ और ओपनिंग बिटवीन हाई माउंटेन। एक छोटा सा गैप जो माउंटेनों के बीच में ओपन रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको गैप कहते हैं, पास कहते हैं, स्पेस कहते हैं, ओपन डोर कहते हैं। तो उसको हम कहेंगे पासेस। जो नैरो गैप छोटा सा मतलब एक सकरा गैप बन जाता है दो पहाड़ों के बीच में, या एक पूरा बड़ा माउंटेन होता है उसके बीच में गैप होता है। जो मैंने बताया घाट भी होते हैं, घाट भी उसी तरह के होते हैं, और पास भी उसी तरह के होते हैं जिनमें से आप आसानी से रास्ता बन जाता है, जा सकते हैं। तो इसको कहेंगे पास। दर्रे भी कहते हैं इनको हिंदी में। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का लार्जेस्ट ओशन, लार्जेस्ट समुद्र कौन सा है? तो इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, या पैसिफिक ओशन? तो इसको पैसिफिक ओशन कहेंगे, जिसको प्रशांत महासागर भी कहते हैं। ये प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे कह सकते हैं बड़ा समुद्र है, सबसे बड़ा महासागर है। स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स विच ज्वाइन द मेन रिवर्स। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये स्मॉल स्ट्रीम्स और रिवर्स विच ज्वाइन द मेन रिवर। जो एक नदी रहती है, एक बड़ी नदी है, जैसे अपन मान लेते हैं गंगा है, और उसके छोटी छोटी नदियां उसमें आकर मिल जाती हैं, तो उनको क्या पास से, तो उनको क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज, ज्वाइन रिवर, अटैच ड्रेनेज। तो उनको कहते हैं हम ट्रिब्यूटरीज, मतलब छोटी छोटी नदियां आकर
मिल जाती हैं, सहायक नदियां हैं जो बड़ी नदी में, बड़ी रिवर में आकर मिक्स हो रही हैं। और कोई भी रिवर अकेले नहीं बहती है, अकेले बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को साथ में लेकर ही फ्लो करेगी। नेक्स्ट, वेयर इज लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड? लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पे स्थित है? बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, मालाबार कोस्ट में। तो देखा जाए तो लक्षद्वीप आइसलैंड जो है, जो लक्षद्वीप आइसलैंड जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, वो वेस्टर्न साइड में है, और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, तो ये अरेबियन सी के पास ही लोकेटेड है। तो आंसर आएगा अरेबियन सी। नेक्स्ट, विच इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन द इंडियन डेजर्ट? देखिए, इंडियन डेजर्ट जो इंडिया का डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, जहां पे ओनली कह सकते हैं आपको रेत ही मिलेगी जाएंगे तो वहां पे भी कुछ नदियां हैं, वहां पे भी रिवर हैं। तो वहां की बात चल रही है, वहां पे सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है इंडियन डेजर्ट में? नर्मदा है, यमुना है, लूनी है, तीस्ता है? तो इसका आंसर आएगा लूनी, जो इंडियन डेजर्ट की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट? कौन सी सॉइल जो है वो कॉटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और जिसमें जो कॉटन जो है, जिससे रुई कहते हैं, और रुई से ही हम बाद में कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनाया जाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। तो उस कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल सुइटेबल होती है? एलुवाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लेटराइट सॉइल? इसका आंसर आएगा ब्लैक सॉइल, क्योंकि काली मिट्टी में ही सबसे ज्यादा कॉटन का प्लांट ग्रो करता है, और काली मिट्टी कॉटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया इज नोन इन? अब देखिए, नॉर्थन प्लेन जो इंडिया है का जो नॉर्थन प्लेन्स है, उसको किस नाम से और जाना जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द वर्ल्ड? फूड फैक्ट्री मतलब दुनिया का खाने की फैक्ट्री, सारा खाना दुनिया का यहां से जा रहा है। या ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, ये काली मिट्टी का एरिया है पूरी तरीके से, वहां पे ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड मतलब अनाज का भंडार दुनिया का। या वॉल्केनिक एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वॉल्केनिक मतलब क्या, वहां पे ज्वालामुखी का एरिया है दुनिया के सबसे बड़े। तो इसका आंसर आएगा ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि दुनिया का अनाज का भंडार, दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज, सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो फूड होता है, फूड फैक्ट्री तो नहीं बोलेंगे हम इसको, ग्रेनरीज कहेंगे, जहां पे गेहूं, चावल, व्हीट, राइस, मेज, कॉटन, हर चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है नॉर्थन प्लेन में। और ये नॉर्थन प्लेन ही कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा पार्ट यूपी में आता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर होती है, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी जो सबसे ज्यादा होता है, वो यूपी में ही होता है। तो ये ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज चिल्का लेक? चिल्का लेक क्या है? एक साल्ट लेक है, मतलब नमक की खारे पानी की झील है, लेक मतलब झील, या शुगर लेक है, क्या इसमें मीठा पानी मिलता है? या लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, क्या दुनिया की लार्जेस्ट लेक है, बड़ी लेक मतलब झील है? या नेरो लेक, या सकरी एक छोटी सी झील है? तो इसका आंसर आएगा साल्ट लेक है। साल्ट मतलब नमक की झील है। अगर इसका पानी आप पिएंगे तो पी नहीं सकते, क्योंकि वो तो नमक ही नमक है। और राजस्थान में कह सकते हैं, उड़ीसा में ये है, और उड़ीसा में इसी चिल्का झील से बहुत सारा कह सकते हैं नमक भी बनाया जाता है। इसी तरीके से एक सामर झील भी है राजस्थान में, जहां से नमक बनाया जाता है। तो चिल्का लेक जो साल्ट लेक है, मतलब खारे पानी की झील है, वहां पर ओनली नमक ही मिलेगा आपको। हिमालय लाइज बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर? हिमालय का कौन सा पार्ट काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच है? देखिए, हिमालय के भी अलग अलग पार्ट हैं जो कि अलग अलग रिवरों के बीच में सिचुएटेड है, स्थित है। तो ये पूछ रहा है कि हिमालय का वो कौन सा पार्ट है जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय? तो इसका आंसर आएगा नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में है। अब असम हिमालय किसे कहते हैं? तो जो असम, जो हमारा स्टेट है, वहां पे जो हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको असम हिमालय कहेंगे। पंजाब के पास जो पड़ता है उसे पंजाब हिमालय कहेंगे। हालांकि ये नाम भी अलग अलग रिवरों के हिसाब से दिए गए हैं कि कौन सा हिमालय का पार्ट कौन सी रिवर के बीच में है, तो उसको कहेंगे पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय। जैसे नेपाल हिमालय किसको कह रहे हैं? जो काली और तीस्ता रिवर के बीच में हिमालय का जो पार्ट आ रहा है उसको कहा गया है नेपाल हिमालय। इसी तरह से बाकी के भी नाम डिसाइड किए गए हैं। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर की क्या कौन सी है? नर्मदा, गंगा, यमुना, इंडस? इसके पहले भी देख चुके हैं, गंगा ही है, कि हाँ गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ भाबर?
भाबर की चौड़ाई कितनी होती है? अब भाबर क्या होते हैं, देखिए जब नदी किसी पहाड़ से बहती हुई आती है ना, तो वो सिंगल नहीं बहती, अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को और बड़े बड़े रॉक्स को, चट्टानों को बहाकर लेके आती है। तो रॉक्स में तो जब उसका बहाव तेज होता है तब बड़े बड़े ये कंकड़ पत्थर, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है, वह बहती रहती है। लेकिन जब रिवर बहती हुई, कह सकते हैं एक प्लेन में आती है, प्लेन्स में आती है, मतलब समतल सपाट जगह पे जब रिवर आ जाती है, जब वो ऊंचाई नहीं मिलती उसको, नीचे आ जाती है, तो जितने भी कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े रॉक्स और चट्टानों के टुकड़े रहते हैं वहां पे जम जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वो नहीं बह पाते नदी के साथ, तो उसको ही कहते हैं भाबर। और जो रिवर है वो इन कंकड़ पत्थरों, बड़े बड़े रॉक्स के बीच में से, नीचे से निकलती है, तो उसको ही कहते हैं भाबर। तो कहते हैं इसकी टोटल लेंथ, विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है? 10 से 30 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर, 32 से 67 किलोमीटर, या 22 30 किलोमीटर होती है। तो इसकी जो होती है 8 से 16 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है, मतलब चौड़ाई होती है। तो भाबर। नेक्स्ट है द ब्लैक सॉइल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज नोन एज। तो ब्लैक सॉइल का जो एरिया है, जो काली मिट्टी का जो एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, उसको किस नाम से जाना जाता है? जहां पर काली मिट्टी मिलती है, वोल्केनिक प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इग्निशियस प्लेट्यू, या मार्शली लैंड। मार्शली मतलब जहां पे सिर्फ दलदली दलदल है, तो इसको कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पे सिर्फ ब्लैक सॉइल मिलेगी, और ये डेक्कन प्लेट्यू का ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं जो स्प्रीड हो रहा है ये डेक्कन प्लेट्यू, ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, तो इसका आंसर आएगा डेक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थन प्लेन। तो मेन रिवर सिस्टम कौन सी है नॉर्थन प्लेन की? मतलब नॉर्थन प्लेन की वो कौन सी तीन रिवर, कौन सी तीन नदियां हैं जो बहुत मेजर है, मतलब मुख्य नदी हैं? इंडस गंगा यमुना, इंडस गंगा कावेरी, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, या इंडस गंगा नर्मदा। इसका आंसर आएगा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। ये नॉर्थन प्लेन की या नॉर्थन पार्ट की हमारी मेन रिवर है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया, नेम द स्टेट ऑफ इंडिया विच आर पार्ट ऑफ इंडियन डेजर्ट। वो कौन से स्टेट हैं जो इंडियन डेजर्ट का पार्ट है? मतलब जो इंडिया का जो डेजर्ट है उनमें कौन से स्टेट आते हैं, कौन से स्टेटों में डेजर्ट फैला हुआ है या बहुत बड़ा पार्ट उनका डेजर्ट में आता है? गुजरात और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, और असम और मिजोरम। तो गुजरात और राजस्थान आता है जहाँ पे इंडिया का जो डेजर्ट है वो फैला हुआ है, मतलब इंडिया का जो मरुस्थल है वो गुजरात और राजस्थान तक भी फैला हुआ है, जिसे थार का रेगिस्तान कहते हैं हम इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इंडिया की? नो, नहीं है, डाउट। डाउट मतलब हमको अभी मालूम नहीं है। यस, यस है, नॉट नाउ अभी नहीं कह सकते। तो यस बिल्कुल 6 अगस्त 2020 के बाद ही ये डिसाइड हो गया था कि जम्मू कश्मीर इंडिया की यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो ये यस यूनियन टेरिटरी है। और इसके पहले 6 अगस्त 2020 के पहले वो एक स्टेट था, लेकिन अब उससे स्टेट का जो स्टेटस है वो ले लिया गया, उसको पूरी तरीके से 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए, एक जम्मू और एक लद्दाख। तो यस। सॉरी, ये 6 अगस्त 2019 में हुआ है, 2020 नहीं, 6 अगस्त 2019 में इसको डिसाइड किया गया था। एक बिल आया था पार्लियामेंट में जिसमें 6 अगस्त 2019 में ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर इंडिया की यूनियन टेरिटरी नहीं है, सॉरी स्टेट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी है। तो 6 अगस्त 2019 में, आज से 1 साल पहले, आज 2020 है तो इसके 1 साल पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो स्टेट का स्टेटस से ले लिया गया है, और फाइनली इसको एक यूनियन टेरिटरी स्टेब्लिश कर दी है। यहाँ मेरी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 2019 है, 6 अगस्त 2019 में डिसाइड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो लार्जेस्ट जो एरिया में सबसे बड़ा स्टेट होएगा वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, गोवा है, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो राजस्थान जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, और
ये कह सकते हैं बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस भी रहा है हमारे इंडियन हिस्ट्री का। पूरी इंडियन हिस्ट्री के जो महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान है, इनका रिलेशन हमेशा राजस्थान से रहा है। तो इंडियन हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा जो पार्ट है वो राजस्थान से मिलता है, और यही इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। हालांकि इसके पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब राजस्थान ही रहेगा, और फाइनली राजस्थान को ही सबसे बड़ा स्टेट का दर्जा दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।